खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। भीखा का रसलबट उठा और कंबल की बुकल मारकर रात के अंधेरे में खेतों की तरफ चलने लगा। सुल्तान अभी तक वहीं बैठा था। उसकी ख्वाबी निगाहें रात के बढ़ते हुए अंधेरे में हवेली की दीवार पर जमी हुई थी, जिसके अंदर उसके दुश्मन, उसके मुल्क के दुश्मन, उसके दीन के दुश्मन और उसके बाप के कातिल कृपाल सिंह और कालिदास मौजूद थे। सुल्तान उन दोनों की शक्लें पहचानता था। दो एक बार उन्हें देहातियों के आम लिबास में अपने बाप के साथ बड़ी आजिज़ी से बातें करता देख चुका था। सुल्तान का बाप मरने से कबल सुल्तान के नाम जो खून अलुरुक़ा लिख कर छोड़ गया था, उसमें कातिल का नाम कृपाल सिंह दर्ज था, जबकि कालिदास नसरीन को घसीटता हुआ बाहर ले गया था। सुल्तान उठकर हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली की दीवार के करीब जाकर वो रुक गया। यहाँ कोई बल्ब वगैरह रोशन नहीं था, खासा अंधेरा था, मगर रात के अंधेरे में देर तक चलते रहने की वजह से सुल्तान की आंखें उसकी आदी हो चुकी थी। दीवार और उसके ऊपर झुके हुए पीपल के दरख्त का खाका उसे साफ नजर आ रहा था। उसने अपने चारों जानिब देखा, वहाँ कोई ना था। शायद हवेली के दरवाजे की जानिब आगे जाकर कोई पक्की सड़क थी, जिस पर से एक ट्रक घूं घूं करता गुजर गया था। सुल्तान ने दरख्त के पास जाकर बड़े गौर से उसका जायजा लिया। दरख्त खासा गुंजान था। उसकी शाखें ऊपर जाकर हवेली की छत पर झुक चुकी थी। सुल्तान ने अपना कंबल पीछे खेत में ही छोड़ चुका था। उस वक्त उसने काले रंग के चमड़े की जैकेट, पुरानी गर्म पतलून और जोकर बूट पहन रखे थे। यह लिबास वो पाकिस्तान से पहन कर निकला था। सर पर उसने ऊनी मफलर लपेट लिया था। पहले वो बड़ी एहतियात से दीवार के साथ साथ चलता हवेली के दरवाजे की जानिब गया। वहाँ उसने देखा कि देसी शराब वाली कोठरी के बाहर बड़ी कमज़ोर रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। बाहर दो आदमी आग जलाकर बैठे पी रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। सुल्तान उन्हीं कदमों से वापस आ गया। दरवाजे में हवेली के अंदर दाखिल होना खतरनाक साबित हो सकता था। अब उसने अपने दूसरे मंसूबे पर अमल करने का फैसला कर लिया, जो पहले उसके जहन में था। वो पीपल के दरख्त के पास आया, दरख्त के तने को हाथ लगाकर अच्छी तरह से टटोला, फिर एक जगह पाँव जमाया और दरख्त पर चढ़ने लगा। सुल्तान थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद दरख्त के उस जगह तक आ गया जो दरख्त के ऊपर झुका हुआ था। उसने उसको मजबूती के साथ दोनों हाथों से पकड़ रखा था, फिर ज़रा सा झूल कर छत पर कूद गया। वो इस तरह से कूदा कि आवाज़ पैदा ना हो। वो छत पर पाँव लगते ही बैठ गया। फिर भी थोड़ी सी आवाज़ पैदा हो गई थी। सुल्तान अंधेरे में वहीं बैठा उस दरवाजे को घूरता रहा जहाँ से जीना नीचे जाना था। वो 2-3 मिनट तक वहीं चुपचाप बैठा रहा कि छत पर कूदने की आवाज़ से कोई ऊपर तो नहीं आता। जब उसे यकीन हो गया कि कोई ऊपर नहीं आ रहा, तो वो आहिस्ता से उठा और छत की मुंडेर के साथ दबे पाँव चलता हुआ दरवाजे तक आ गया। दरवाज़ा आगे बंद होता तो उसके लिए मसला पैदा हो सकता था। खुशकिस्मती से दरवाज़ा खुला था, शायद इस वजह से कि वो कोई रिहायशी मकान ना था जिसका दरवाज़ा बंद करने की वहाँ कोई ज़रूरत होती। दरवाजे में अंधेरा था। सुल्तान ने बैठकर गौर से देखा। जीना ज़रा सा खम खा कर नीचे जा रहा था। नीचे से बातें करने की आवाज़ आती जाती थी। किसी ने कहका लगाकर कहा, ओ बैठ जा दरमियाँ, अभी बोतल ख़त्म नहीं हुई। सुल्तान समझ गया कि नीचे मैनोशी हो रही है और किसी ने अड्डे के मालिक धर्मू को रुक जाने का कहा है, जो शायद उठकर जा रहा था। सुल्तान पाँव समेट कर सीढ़ियाँ उतरने लगा। आखिरी जीने के आगे हल्की रोशनी में उसे डेवरी नजर आई। ये आमने सामने वाली दो कोठरियों के दरमियान वाली डेवरी थी जो रसल भट्ट ने सुल्तान को बताई थी। रोशनी सिर्फ एक कोठरी में से आ रही थी। सुल्तान इंतहाई एहतियात से पाँव दबा दबा कर मजीद 3-4 सीढ़ियाँ उतर गया। फिर उसने जीने की दीवार के साथ लगकर सर जरा सा आगे करके देखा कि एक कोठरी का आधा पट खुला है। अंदर बिजली का बल्ब रोशन है। सिगरेट के तंबाकू और देसी शराब की बदबू में 3 आदमी आमने सामने चारपाइयों पर बैठे पी रहे थे। 2 आदमियों ने घुटनों तक लिहाफ ओढ़ रखा था। उनमें से एक सिख था। बिजली की रोशनी में सुल्तान ने अपने दुश्मन कृपाल सिंह को पहचान लिया। उसके सर पर पगड़ी ना थी, बालों का जूड़ा बनाकर बंधा हुआ था। सामने वाली चारपाई पर कालिदास लिहाफ ओढ़े बैठा था। तीसरे आदमी का चेहरा नजर न आ रहा था। उसका चेहरा दूसरे के वार्ड की ओट में था। तीसरा आदमी धर्मो ही हो सकता था। कोठरी में किसी चौथे आदमी की मौजूदगी जाहिर नहीं हो रही थी। किसी की चारपाई पर से उठने की आवाज़ आई। सुल्तान ने अपना सर थोड़ा सा पीछे कर लिया। बस कृपाल है, बहुत पी ली, अब मैं जाता हूँ, सुबह आऊँगा। जरूरत पड़ी तो नीचे से जितनी चाहे मंगवा लेना। कोई दरवाजे की जानिब बढ़ा। सुल्तान ने चाकू जेब से निकालकर हाथ में ले रखा था। वो पीछे हटकर जीने की दीवार के साथ लग गया। कोठरी के साथ ही दूसरा जीना नीचे जाता था। जो आदमी अंदर से निकला था वो सीढ़ियाँ उतरकर चला गया। उसके जाने के बाद कोठरी में थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर बोतल के गिलास के साथ टकराने की आवाज़ आई। सुल्तान ने सर आगे करके देखा। कृपाल सिंह गिलास में शराब डालकर अपने सामने वाली चारपाई पर बैठे कालिदास को दे रहा था। कालिदास को गाली देकर बोला, ओए कालिए, बुआ ते बंद कर, सर्दी आ रही है।
कालिदास ने गिलास में से 2 घूंट पिए और उठकर दरवाजे को बंद कर दिया। अब सुल्तान को मैदान में उतरना था। मैदान खाली भी था और उसके दुश्मन भी मौजूद थे। कौन मरेगा, किसकी जिंदगी बाकी रहेगी, कुछ मालूम ना था। सुल्तान इस हकीकत से बेखबर ना था कि उन दोनों बदमाशों के पास असलहा जरूर है। पिस्तौल भी हो सकते थे, रिवॉल्वर भी हो सकते थे। सुल्तान को ना खुद फायर करना था, ना उनमें से किसी को फायर करने की मोहलत देनी थी, क्योंकि नीचे लोग बैठे थे। हो सकता था धर्मू भी अभी वहीं मौजूद हो। एक बात सुल्तान के हक में जाती थी। कृपाल सिंह और कालिदास दोनों नशे में थे। सीढ़ियों में खड़े खड़े उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, कुछ गौर किया, आंखें खोली और दोनों कोठरियों के दरमियान वाली डेवरी में आ गया। दोनों कोठरियों के दरवाजे बंद थे। अंदर से कृपाल सिंह और कालिदास के बार बार कह के लगाकर हंसने और किसी हिंदू औरत का नाम लेकर उसे गालियां देने की आवाजें आ रही थी। सुल्तान ने आगे बढ़कर दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। दूसरी बार दस्तक देने पर कोठरी में कसे कृपाल सिंह ने बुलंद आवाज में पूछा, कौन है वे? सुल्तान ने थोड़ी सी आवाज बदल कर कहा, धर्मू हूँ यार। अंदर से कृपाल सिंह ने पूछा, अब क्या हो गया है धर्मू बाबे? सुल्तान ने कोई जवाब ना दिया। कालिदास की आवाज सुनाई थी, जा यार, उठकर दरवाजा खोल, कोई जरूरी कमी होएगा। मौत ने कृपाल सिंह के नाम की पर्ची निकाल ली थी। कृपाल सिंह ने उठकर दरवाजा खोला। सुल्तान इस दौरान दीवार के साथ अंधेरे में हो गया था। कृपाल सिंह को चिड़ी हुई थी, उसका सर घूम रहा था। वो आंखें खोलकर इधर उधर अंधेरे में देखते हुए बाहर आ गया। बोला, किथे हैं तू धर्मू? ऐथे हैं यार, सुल्तान ने आहिस्ता से कहा। सुल्तान चाहता था कि कृपाल सिंह दरवाजे से निकल आए। वो कालिदास की निगाहों से दम भर के लिए ओझल हो जाए। सुल्तान की आवाज पर कृपाल सिंह दरवाजा छोड़कर उसकी जानिब बढ़ा। जो ही वो 2 कदम आगे आया, सुल्तान बिजली की तरह से उस पर झपटा। उसे कमांडो ट्रेनिंग के सारे सबक, सारे दावपेच अजबर थे। बाएं बाजू में उसने औकाब की तरह झपट कर कृपाल सिंह की गर्दन दबोची और सीधे हाथ में पकड़ा हुआ लंबा चाकू उसके गर्दन पर फेर दिया। ऐसा कुछ बिजली सी तेजी से हुआ। गर्दन पर चाकू फिरते ही सुल्तान ने कृपाल सिंह को डेवरी के फर्श पर गिराया और उसकी आधी से ज्यादा गट्टी हुई गर्दन पर पाँव रखकर अपना पूरा बोझ उस पर डाल दिया। खर 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 की आवाजें आने लगी। खून कृपाल सिंह की कटी हुई गर्दन से उबल उबल कर फर्श पर बहने लगा। कोठरी के अंदर से कालिदास ने आवाज दी, बापे बाहर की हो रहा है। सुल्तान दीवार के साथ लगा खामोश खड़ा रहा। कालिदास को जब बाहर से कृपाल सिंह की आवाज ना आई तो खुद झूमता झामता उठा और दरवाजे में आ गया। सुल्तान उसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। जो ही कालिदास ने गर्दन आगे करके देखा, सुल्तान ने उसकी गर्दन अपने बाजू के मजबूत शिकंजे में जकड़ी और उसे घसीटता हुआ कोठरी के अंदर ले गया। उसे चारपाई पर गिराया और खून आलूद चाकू उसकी गर्दन पर रखकर कहा, इस चाकू पर कृपाल सिंह का खून लगा हुआ है। मैंने उसे कत्ल कर दिया है। तुम इसलिए कत्ल नहीं किया कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अगर मेरे सवाल का जवाब सच सच दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुझे बताओ वो लड़की कहाँ है जिसको तुम लोग अगवा करके पाकिस्तान से यहाँ ले आए हो। सुल्तान ने अपने मुंह और सर पर ऊनी मफलर इस तरह से ओढ़ रखा था कि कालिदास बिजली की रोशनी में भी उसे पहचान ना पाया। कुछ उस वक्त वो अपने पूरे हवास में भी ना था। उसका गला दबा हुआ था। सुल्तान ने बाजू का शिकंजा जरा ढीला कर दिया और चाकू की नोक उसकी गर्दन में जरा दबाई। बोलो, वो लड़की कहाँ है? कालिदास की आंखें बाहर को निकल आई थी। उसने घटी घटी आवाज में कहा, भैया उसे मीरठ ले गया था, भाई रफीक के घर। वहां से वो दिल्ली भाग गई है। सुल्तान ने चाकू की नोक कालिदास की गर्दन में चुभोकर उससे पूरी बात मालूम कर ली। फिर उसने कालिदास की आंखों में आंखें डालकर कहा, कृपाल सिंह को मैंने इतनी मोहलत नहीं दी कि वो मुझे पहचान सके। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले तुम मुझे पहचान लो। मैं अकबर शाह का बेटा हूँ, जिसको तुम दोनों कत्ल करके उसकी होने वाली बहू को उठा कर ले आए थे। कालिदास का सारा बदन थर थर कांप रहा था। उसने हाथ जोड़ दिए। उसके होंठ हिल रहे थे। आवाज नहीं आ रही थी। शायद वो सुल्तान से माफी मांग रहा था, मगर अपना जुमला खत्म करते ही सुल्तान का चाकू कालिदास की शाहरग काट चुका था। सुल्तान ने शाहरग के कटते ही कालिदास को धक्का देकर परे गिरा दिया। उसके साथ ही वो कोठरी से बाहर निकला। सीढ़ियों पर से होता हुआ कोठरी की छत पर आ गया। छत की मुंडेर पर से उछलकर दरख्त का थन पकड़कर उसे लिपट कर नीचे आ गया। नीचे आते ही उसने खेतों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। खेत में रखा हुआ कंबल उठाकर कांधे पर डाला और तेज तेज से कदम उठाता हुआ कमाल की ऊंची फसल में घुस गया। उसे सारा रास्ता याद था। जिस रास्ते से रसल भट्ट उसे लेकर आया था, उसी रास्ते से होता वो रेलवे लाइन पर चढ़ गया। वहां से चलते चलते रसल भट्ट के मकान की करीबी खेत में दाखिल हो गया। सामने खेत के किनारे रसल भट्ट का मकान था। वो पीछे से होकर मकान के सामने आया। दरवाजे को उसने जरा सा धकेला तो दरवाजा खोल दिया। रसल भट्ट ने उसे बता दिया था कि दरवाजा बंद होगा, मगर अंदर से चुटकनी नहीं लगी होगी। रसल भट्ट इसके इंतजार में ही था। आहट सुनकर कमरे से बाहर निकल आया। अंधेरे में उसे सुल्तान का हैवला दिखाई दिया तो आहिस्ता से पूछा, खैर है ना? हाँ। रसल भट्ट के कमरे में आकर सुल्तान चारपाई पर बैठ गया।
जेब से कमांडो चाकू निकालकर जलती हुई बत्ती की रोशनी में चाकू के फल को देखा। अगरचे उसने चाकू वहाँ साफ कर लिया था, मगर अभी तक उस पर थोड़ा थोड़ा खून लगा हुआ था। सुल्तान ने चाकू रसल भट्ट को दिखाते हुए कहा, पता नहीं है किसका खून है, करपाल सिंह का या कालिदास का। मैं उन दोनों को कत्ल कर आया हूँ।